महंगाई का शिकार हैं, ये ना हो। और ये सिर्फ इस हुकूमत की नाअहली और इस डील को डिले करने के नतीजे में हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। तो अब जो मुलाकात हुई है, मैं ये समझता हूँ कि अब भी तो वक्त ज़ाया नहीं करनी चाहिए और फौरी तौर के ऊपर हमें इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत मुसीबत में इकोनॉमिकली अब ये जा रहे हैं, लोगों से एड मांग रहे हैं, वेरी गुड। अगर इलेक्शंस होते हैं और ये जीत के वापस आते हैं तो इनका हाल वो मेरे ख्याल इससे बुरा होगा जो आज पीडीएम का हाल है। हुकूमत ने एक तो कोई जो इकोनॉमिकली एफिशिएंसी के लिए कुछ अखराजात को कम करना चाहिए था, वो नहीं किया उसको, बल्कि अखराजात को बढ़ा दिया गया। फिर हुकूमत ने बेशुमार टैक्सेस लगाए, हर चीज पे टैक्सेस लगाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सिमत बड़ी वाज़ेह है और वो फौरी इंतखाबात का मुतालबा हर गुजरते दिन और अपनी हर तकरीर और हर खिताब में बार बार दोहराते हैं। और इस हवाले से बड़ी इस वक्त मुशावरत भी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम मीटिंग्स भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं और उसमें अब ये तय किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ादी की जद्दोजहद थी, अब उसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका। अब फ़ेज़ 2 में किस तरह से दाखिल होना है और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ किस तरह से अपनी इस तहरीक को मज़ीद तेज़ करना है। आवाम को किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है, बड़ा वाज़ेह इमरान खान साहब कह चुके। तो आने वाले चंद दिनों में हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होगी जब उनकी अपनी एक अहम इत्तेहादी MQM भी अब उनसे सवालात कर रही है और अपने सवालात के जवाबात भी मांग रही है और ये इशारा दे चुकी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो किसी भी वक्त हुकूमत छोड़कर अलहदा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर बड़ी अहम मुलाकातें हुई और रूसी सदर ने तवानाई के शोबे में ताउन की जो पेशकश की है उसको फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने। और इस वक्त फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर लेते हैं। फवाद साहब, ये रूसी सदर जो पेशकश कर रहे हैं, ज़ाहिर इस वक्त हुकूमत PDM की, इत्तेहादी जमातों की, आपकी तो नहीं है, तो अब क्या रूसी सदर की इस पेशकश को इस वक्त वेलकम किया जाए और इस वक्त की हुकूमत उनकी इस पेशकश को माने, अमल करे इस पर? लेकिन जी ये अभी तो इन्होंने 6 महीने ज़ाया कर दिए। अगर हमने ये जो ऑफर है ये 6 महीने पहले हमने एक्सेप्ट की होती और आज हमें तेल तकरीबन 30% सस्ता मिल रहा होता और हमें गैस सस्ती मिल रही होती, तो आज पाकिस्तान की जो मईशत है, जिस हम कितने बड़े क्रंच का शिकार है, महंगाई का शिकार है, ये ना होता। और ये सिर्फ इस हुकूमत की नाअहली और इस डील को डिले करने के नतीजे में हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। तो अब जो मुलाकात हुई है, मैं ये समझता हूँ कि अब भी इसको वक्त ज़ाया नहीं करनी चाहिए और फौरी तौर के ऊपर हमें इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है। तो फवाद साहब, अगर ये हुकूमत ये डील करती है रूस के साथ तो फिर सारा क्रेडिट जो कि होमवर्क आपने किया वो तो इनको चला जाएगा। फिर तो ये बताएंगे कि देखें जी हम सस्ता तेल और गैस लेकर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि 2 बातें हैं। एक तो ये है कि ये तो पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है, तो इसमें कोई इसलिए तो नहीं किसी चीज़ को सोचना चाहिए कि क्रेडिट कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होता है जिस भी चीज़ से, वो हमें जो है वो करना चाहिए। दूसरी बात यह कि लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता है कि कैसे मामला शुरू हुए, क्या नहीं हुआ, और लोगों की जजमेंट के ऊपर छोड़ दें। लोग जो हैं वो हमेशा सही फैसला करते हैं और उसी के जो एक जमहूरियत की जो बुनियाद है और असास है वो लोगों के फैसले ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में किसी तरीके से ये जो महंगाई का तूफान है इसको नीचे लाया जाए। और महंगाई के तूफान की जो बुनियादी वजह है वो हमारा तेल और गैस की कीमतों में बेइंतहा इजाफा है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में भी बहुत इजाफा हो गया है और ये मिडिल क्लास जो है उसकी कमर टूट गई है। आम आदमी तो बिजली के बिल देने से आबाजार है इस वक्त, और इसको फौरी तौर के ऊपर ये जो 6 महीने इन्होंने ज़ाया किए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अभी भी हमें मजीद वक्त इसमें ज़ाया करना हम अफोर्ड ही नहीं करते। तो फवाद साहब, ये हुकूमत अगर सीरियस होती है, फौरी तौर पर आगे चलती है इस मामले को लेकर रूस के साथ, तो फिर चूंकि आप लोग अपोजिशन में इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चला रहे हैं, फिर इस मामले को लेकर तनकीद तो नहीं होगी? आप लोग सपोर्ट करेंगे इसमें हुकूमत को? नहीं, हम तो हर उस कदम को सपोर्ट करते हैं जिसमें पाकिस्तान के लोगों का फायदा हो और हुकूमत को वो इक़दाम करने चाहिए जिससे महंगाई कम हो। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि हुकूमत का एक ही मुद्दा है कि किसी तरीके से हम IMF को
जो है वो हम उनकी सारी शर्तें मान लें बगैर निगोशिएशंस के, इनको जो मगरबी ममालिक कहते हैं वो बगैर निगोशिएशंस के, उसको इस तरह से मुल्क नहीं चलते। मुल्कों को अपनी मफादात हैं, अपने अवाम के इंटरेस्ट जो हैं उनको सोच समझ के आगे ले जाना होता है। तो ये बुनियादी मुद्दा है जिसमें ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। फवाद साहब, कल चासा होने जा रहा है फिर, चूंकि पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इसकी तस्दीक हुई है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल चारसदा में जलसा होगा और सोमवार को फिर इंशाल्लाह चकवाल में जलसा होगा। इससे पहले कल जो है वो कोर कमेटी की मीटिंग भी तलब की और आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही है और परसों इस इतवार को पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है और एमएनए एमपीएस तमाम जो है उनको वहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठा किया। तो फवाद साहब, इन जलसों के मकासद क्या आपको हासिल हो रहे हैं? खान साहब शहर शहर जाकर इस वक्त आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो वहीं अपनी जगह पर खड़ी हुई है। उसके लिए तो ज़ाहिर है आपको किसी कानूनी कदम की ज़रूरत होगी, किसी आईनी कदम की ज़रूरत होगी, कोई इत्तेहादी उनका छोड़कर जाए, आपकी तरफ आए, तो ही मामला बनेगा आपका। नहीं, अमली तौर पे तो हमने हुकूमत को जो है वो खत्म कर दिया है। जब हमने इतनी बड़ी कैंपेन खड़ी की है और ये हुकूमत इलेक्शनों से ही भाग गई है, ये इसी कैंपेन ही का नतीजा है जो अवाम ने अपना फैसला दिया है और ये हुकूमत जो है वो अमली तौर पे कहीं नजर नहीं आ रही। बाकी तो जो है वो एक ढिटाई का ही मामला है ना, वो इंशाल्लाह वो भी ठीक कर लेंगे, वो इशू नहीं है और आखिरी दमों पे है हुकूमत और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मामला जल्द जो है ये अपने अभी तो जाहिर है आपकी जमात का पीटीआई का मोमेंटम बना हुआ है, अवाम बहुत बड़ी तादाद में जलसों में आ रहे हैं, लेकिन अगर फौरी इंतखाबात नहीं होते, अपने वक्त पर होते हैं, 1 साल और गुजर जाता है, तो इस मोमेंटम को आप लोग बरकरार रख पाएंगे? ये मोमेंटम बढ़ जाएगा या फिर थोड़ा कम हो जाएगा? मोमेंटम जो है ना वो तो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है और हर आने वाले दिन के साथ इस हुकूमत की जो नाअहली और जो इनके फैसलों के नतीजे में जो इकनॉमिक तबाही हुई है वो उसकी वजह से लोग तो उनसे तंग हैं, वो इनकी गैर मकबूलियत तो मजीद बढ़ेगी। लेकिन असल मसला ये है कि हमने देखना है कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो हम कैसे उसको जो है वो हम आगे लेके जाएं और कैसे उसको हम बनाएं, और वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पाकिस्तान की जो मुआशी जो इशारे हैं वो बहुत इस वक्त खतरनाक हैं और हम सब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनके ऊपर जो है वो एक स्टेबल हुकूमत आए जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ध्यान दे। फवाद साहब, जैसी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, तो मरियम नवाज उस फैसले से हुकूमत के खुद को अलहदा कर लेती हैं फ़ौरन। तो ये कोई सियासी गेमिक होता है, कोई चाल होती है, या फिर ये वाकई इस वक्त लंदन कुछ अलहदा सोच रहा है और पाकिस्तानी जो क़यादत है नून लीग की वो अलहदा सोच रही है? नहीं, बिल्कुल कोई अलहदा नहीं सोच रहे। मरियम नवाज अगर खुद को अलहदा करें, जो मुकदमात वापस हो रहे हैं, जो नैब के लॉ में अमेंडमेंट करके मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ और इन सब को जो फायदे दिए जा रहे हैं, अगर मरियम नवाज खुद को उससे भी अलहदा करें तो फिर तो बात बनती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मीठा मीठा पर कड़वा कड़वा थू की जो उन्होंने पॉलिसी रखी हुई है, दोबारा क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं और उनको पता नहीं है कि लोग अक्लमंद भी हैं और वो फैसला भी ठीक कर सकते हैं। और साहब, 22 सितंबर से पहले इमरान खान साहब क्या गैर मशरूत माफ़ी मांगने जा रहे हैं? ये ऑप्शन काबिल गौर है अदालत से? नहीं, वो देख लेंगे 22 तो किन कानूनी ऑप्शंस पर आप लोग गौर कर? चले, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की। और अभी खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का इजलास चल रहा है, कल भी एक अहम इजलास होना है, परसों भी इजलास होना है, कल जलसा है चारसदा में और फिर पीर को चकवाल में जलसा होना है। तो बड़ी तेज़ी के साथ ये तहरीक चल रही है। पीजे मीर साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक जान साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो पीजे मीर साहब, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, क्या लग रहा है आपको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए ये हुकूमत को कन्विंस कर लेंगे, इतना दबाव डाल सकेंगे? देखिए, इलेक्शंस तो इनएविटेबल है, इलेक्शंस होने ही होने। अब क्वेश्चन है कि कब होने। इस वक्त ये हुकूमत आई हुई है और ये बड़ी मुसीबत में, बहुत मुसीबत में इकोनॉमिकली। अब ये जा रहे हैं लोगों से एड मांग रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगर इलेक्शंस होते हैं और ये जीत के वापस आते हैं तो इनका हाल वो मेरे ख्याल इससे बुरा होगा जो आज पीडीएम का हाल है। अच्छा। क्योंकि आपने इकोनॉमिक यू टर्न जो करना है, ये कोई विजिटरी नहीं आ जाएगी कि ऑल ऑफ अ सडन आपके आलू प्याज टमाटर और जो आपका जो सिंध का सारा एरिया है 1/3 अंडर वाटर है उसको सब ड्राई अप कर देंगे और ये एक मिरेकल हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इनको चलने दो, आप इनको एटलीस्ट 6 months और 8 months आप इनको चलने दो। हाँ, अब एक डेट दे दो
ताकि इनमें भी चैन आ जाए, हाँ जी इन्होंने एक डेट दे दी है और हम अब अपनी तैयारी करेंगे। अब वो अगर कल डेट दे देते हैं, क्या आर दे प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शंस? आपके क्या मुल्क के अंदर आपके वो हालात मौजूद हैं कि जिसके अंदर आप ये बड़े अच्छे और बड़े काम इलेक्शंस करा दें? पीटीआई का जो एक वोट बैंक है वो तो सदर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब पानी के नीचे है, इनका तो खुद नुकसान होगा इस वक्त अगर ये इलेक्शन कराएं। सो बेसिकली तनकीद जरूर करें, तनकीद बराए तामीर करें। आई विश आपने अभी जो सवाल किया था इनसे, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है और नेशनल इंटरेस्ट में आपने आगे जाना है, आपने पीछे नहीं जाना कि भाई उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आज अगर ये जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, अगर ये कोई काम कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, ये सबके लिए कर रहे हैं और इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि हाँ जी पहले कर देना चाहिए था, ये देर आए दुरुस्त आए, आ गई है। आपके पास 8 ममालिक हैं इस वक्त जो कि आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो पीजे मीर साहब आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत को अपनी जो भी इसकी टर्म है वो पूरी करने देनी चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन पिछले 4.5 माह के हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह एक आम आदमी मुश्किल में आया, तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है या करना चाहती है? देखिए अरबाब, इनको बड़ा शौक था ना पीडीएम को हुकूमत पे आने का। क्या मिला इनको? इनको तो गालियां ही मिली हैं, इनको तो प्रोटेस्ट मिले, रिजेंटमेंट मिली है। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में भी नहीं है जो ये लेना चाह रहे थे। वो पिछली हुकूमत जो चल रही थी वो इतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन एक स्ट्रीम लाइन हुई हुई थी चीज। आपने स्ट्रीम को तोड़ के इसको बिल्कुल आपने रिवुलेट्स बना दिया है और विद रिजल्ट कि नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ है। हाँ, अगर ये आके कोई मिरेकल कर जाते फैंटास्टिक, लेकिन ये नहीं कि इन पे तनकीद हो। इनके जो तनकीद इन पे होती है कि ये तो फंस गए थे आके दलदल में, इनको शौक था। मुझे इतना पता है कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, आई नो दैट। अब इनको तकलीफ थी, सबको हाँ जी आओ आओ भाई आ जाओ। अब क्या हो रहा है? बैतबाजी हो रही है, कोई इधर से इनको कह रहा है, कोई उधर से इनको कह रहा है। द क्वेश्चन इज इस सारी बैतबाजी को खत्म करके एक नेशनल एजेंडा पे आप ले आए कि जी 4 साल के अंदर पीटीआई ने एक्चुअली क्या किया और 4 साल के बाद ये जो अब आए इन्होंने ये क्या किया या क्या कर रहे हैं। हमने इसको रिकंसाइल करना है और रिकंसाइल करके आगे जाना है। देखिए गाड़ी एक है पाकिस्तान में, कोई दूसरी गाड़ी नहीं है और ये गाड़ी में आज पीडीएम है, कल पीटीआई है, कल पीटीआई है, परसों पीडीएम है, व्हाटएवर। तो क्वेश्चन इज कि इस गाड़ी को हमने चलाना है, तो इस गाड़ी को क्यों नहीं हम सही तरीके से चलाते? अगर कहीं पंचर लगा तो सारे मिलकर उसको पंचर को ठीक करो। और ये पीटीआई के 4 साल वर्सेस पीडीएम के 4 महीने, इनका भी जरा एनालिसिस होना चाहिए, इनका मवाजना होना चाहिए। पीजे मीर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक, अब ये 22 से पहले होने क्या जा रहा है? कल जलसा, फिर पीर को जलसा, आज भी मीटिंग चल रही है, कल भी मीटिंग है, परसों भी मीटिंग है। ये इन मीटिंग्स में क्या डिसाइड होने वाला है? अगले 1 हफ्ते में कोई बड़ी हलचल हो सकती है सियासी तौर पर? देखें, अगले 1 हफ्ते में तो नहीं कहा जा सकता कि बड़ी हलचल होगी, लेकिन अगले 3 हफ्तों में बड़ी हलचल हो सकती है। और इस वक्त हुकूमत जो है उसमें शदीद परेशानी शुरू हो गई और नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत का मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो गया है। और वाज़े तौर पर यह देखा जाता है इस्लामाबाद के हलकों में, शहर इक़्तिदार में, यहाँ पर जो हुकूमत के अंदरूनी सफ़े हैं, जो उनके लोग हैं, कि उनको नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब ये किसी भी वक्त हुकूमत घर जा सकती है। ये 3 हफ्ते भी हो सकते हैं या मैक्सिमम 3 माह भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं है इस हुकूमत के पास। उसकी वजह यह है कि जब IMF के साथ डील होनी थी और IMF के साथ डील नहीं हो रही थी तो कहा जा रहा था कि IMF के साथ जैसी डील होगी तो डॉलर 180 रुपये पे आ जाएगा। फिर कहा गया कि जी अब पैसे अभी तक आए नहीं है, जैसे ही ट्रांसफर होंगे तो डॉलर 180 पे आ जाएगा। लेकिन डॉलर तेज से आगे बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ने जा रही हैं, गंदम आपने इंपोर्ट करनी है, कपास आपने इंपोर्ट करनी है और नास आपने इंपोर्ट करनी है, वरना आप ग़ज़ाई किल्लत की तरफ जा रहे हैं। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, इंपोर्ट से काम नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट से बढ़ा नहीं पा रहे। सूरत हाल जो है वो इनके लिए मुश्किल होती जा रही है। और वजह क्या है? वजह यह है कि इनकी कोई तवज्जो नहीं है इकॉनमी के ऊपर। इनकी तवज्जो सारी की सारी जो है वह है अपने लूट मार पे, करप्शन पे, उसको तोड़ देने पे, NRO के ऊपर, FI के केसेस खत्म करवाना, नैब के केसेस खत्म करवाना, वजारतें बांटना, अपनों को नवाजना, उनकी तरक्याती स्कीमें, सारा फोकस इसके ऊपर है। मुल्की मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं है। तो ये वाज़े तौर पर, क्योंकि अब मसला यह है कि उन लोगों के लिए भी मसला हो रहा है जो इस हुकूमत को चला रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है और ज्यादा देर कोई इस दबाव को नहीं ले पाएगा। क्योंकि बिजली के बिल आपने देखे हैं, मुश्किलात आप बढ़ने का जिक्र कर रहे हैं। वजीर आजम तो इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं रूसी सदर से, अभी वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल काउंसिल के इजलास में जब जाएंगे वहाँ पर उनकी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी, तो वो तो फिर मुल्कों से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश नहीं कर रहा आपकी नज़र में?
देखें ये अच्छी चीज़ है, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, वो ठीक है, वो आवाम मैंडेट उनके पास नहीं है, जैसे उनको मुसल्लत किया गया वो आप में हम सब जानते हैं, लेकिन ठीक है अभी उनके पास ओहदा है वज़ारत उज़्मा का, लेकिन वो जो मुलाकातें कर रहे हैं, क्या उसके बाद पेट्रोल सस्ता हो गया है? क्या उसके बाद डीजल सस्ता हो गया है? गैस सस्ती हो गई है? बिजली सस्ती हो गई है? क्या जो है वो आप अरबों डॉलर आ गए? ऐसा नहीं है। जो मुल्कों के साथ आपके तल्लुकात बनते बनते टाइम लगता है और ये मफादात पे तल्लुकात होते हैं, बाकी कोई ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तो इसलिए वो इंप्रेस हो गए और पाकिस्तान को पैसा दे देंगे। ये मफादात होते हैं, तल्लुकात होते हैं और ये बहुत टाइम लगता है। इमरान खान के दौर में बड़े बड़े मुआहदे हुए, क्या हुआ? कितना पैसा आया पाकिस्तान में? और फिर जब आपकी एक हुकूमत खुद ये कहे कि हम तो भिखारी हैं, जब आपकी हुकूमत कहे कि हम तो अमेरिका के गुलाम हैं, आपकी हुकूमत कहे, आपके वज़ीर दिफा कहे कि हम तो वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका वेंटिलेटर हटाएगा तो हम तो मारेंगे, जो है हम तो मुआशी तौर पर मर जाएंगे, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मुआशी तौर पर। तो ऐसे मुल्क को फिर कैसे मुल्क जो है वो इतनी इज्जत दे सकते हैं, एहतराम दे सकते हैं? और फिर एक और चीज़ है, मुझे बताएं यूके की हुकूमत पाकिस्तान को क्यों सैलाब ज़दगान के लिए पैसे देगी जब उनको पता है कि यहाँ के जो हुक्मरान ख़ानदान है उनका कितना पैसा यूके में पड़ा हुआ है? बाकी मुल्कों को नहीं पता कि यहाँ से कितना पैसे लूट मार करके और किस तरह से यहाँ से भिजवाया गया बाहर, तो क्यों वो इन पे एतमाद करेंगे? और आप अगर देखें जितना पैसा बाहर से आ भी रहा है वो खुद डायरेक्ट खर्च कर रहे हैं, वो हुकूमत को नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये किया कि कई मुल्कों के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे थे वो उन्होंने उधर कन्वर्ट कर दिए। पैसा कितना आया है? पैसा बताएं ना। ये वज़ीर-ए-आज़म का जो रिलीफ फंड है अभी तक क्यों नहीं जारी कर रहे कि उसमें कितना पैसा जमा हुआ है? कोई इनके पास ये मुंह नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलें अब सिद्दीक, अब ज़ाहिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे जो गुज़श्ता समाअत हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि खातून जज से मुतालिक बयान पर इमरान खान की दहशत पर उनकी जो दहशत गर्दी की दफ़ा बनाई है वो तो लगती नहीं। IG क्या इतने कमज़ोर हैं कि एक बयान से दहशत फैल सकती है? तो बड़े अहम रिमार्क्स थे क्योंकि आप ज़ाहिर ये तमाम समातें कवर करते हैं। क्या गुफ्तगू हुई, क्या मकालमा रहा था चीफ जस्टिस का, ज़रा वो भी मुख्तसरन बता दिएगा, फिर PJ मीर साहब की तरफ मैं जाता हूँ। मुख्तसर इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है कि दहशतगर्दी की दफ़ात कहाँ कहाँ लगेंगी और दहशतगर्दी की दफ़ात यहाँ पर नहीं लग सकती। अब अदालत ये चाह रही है, चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट अतर मिल्ला साहब ये चाह रहे हैं कि JIT खुद आकर बताए कि यहाँ पर दफ़ा नहीं लगती, बजाय इसके कि अदालत खुद इन दफ़ात को कलअदम करार दे और ख़त्म करे। तो अब सोमवार तक का वक्त है। सोमवार को उन्होंने कहा कि वकील साहब ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरी मसरूफियत। उन्होंने कहा अगर आप नहीं आ सकते तो JIT ज़ाती हैसियत में आए, उनके सरबराह आएँ और बताएं कैसे यहाँ पर। उन्होंने कहा आपने मजाक बनवा दिया पाकिस्तान का, ये बड़ा स्पेशल लॉ है दहशतगर्दी का, इसको आप इतना आम बना रहे हैं, आप दुनिया भर में आप पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं कि आप इस तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि सोमवार को इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा चलें, ठीक है। तो अब PJ मीर साहब, ये जो अब रशिया से जो गुफ्तगू हो रही है, रशियन सदर ने जो पेशकश की है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ा क्रेडिट लेती है कि हम पूरा होमवर्क कर चुके थे, सस्ती तेल और गैस ला रहे थे, उससे 30% फ़ायदा हो सकता था हमारी पूरी आवाम को। तो अब इस वक्त भी फवाद चौधरी साहब देखें सपोर्ट कर रहे हैं इस हुकूमत को, अगर ये अमल करती है और ये कदम उठाती है, आपको क्या लगता है ये हुकूमत इस डील को लेकर आगे चलेगी और कोई फ़ायदा इससे हमारी मईशत को हो सकता है? बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये फवाद ने इसको सपोर्ट किया और यही होती है एक कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव अपोजिशन। अपोजिशन जब इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस होता है, नेशनल क्राइसिस, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपने ये ब्रिटेन का एग्जांपल आप देते हैं, इराक वॉर में सब इकट्ठे थे, हालांकि डिफरेंसेस थे वहाँ, लेकिन यहाँ ये जो इमरान ने पहले बात की थी कि भाई 30% कम होगा, यस दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन आपको ओवरनाइट मैच्योर नहीं होती है, उस पर टाइम लगता है, नेगोशिएशंस होती हैं। आज ये जो बात करेंगे अपने ये जो इनके जो 8 के जो मेंबर्स हैं, 8 कंट्रीज के मेंबर, उनके जो डेलीगेशंस बाद में बात करेंगे, उसके अंदर लाया अमल एक तय किया जाता है जो कि एक नेचुरल एक प्रोटोकॉल है। उसके अंदर आप एक दूसरे से बात करते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है और इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो जब वो डिस्कस होंगे तो आई एम श्योर उसके बाद ये बात होगी। जिस तरह की आपने रशियन प्रेसिडेंट की बात की, उसने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेड आउट है एंड ही इज विलिंग टू गिव अस गैस, एट व्हाट प्राइस ये भी देखा जाएगा। लेकिन ये सारी चीज मैं समझता हूँ कि इसको अमेरिकन बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं, वो इंडिया को भी देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा उनका एक प्रॉक्सी पार्टनर रहा है, इनका एक अलायंस पार्टनर रहा है। आज वो भी इसके अंदर आए हैं और इसका मकसद क्या है? 2001 में बनी थी ना SCO, और 2017 में अगर आपको याद है तो पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों इसको ज्वाइन किया था। जब दोनों ज्वाइन किया, अब आयरनी क्या है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे ऑफ द पिक्चर आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं और एक्सट्रीम राइट पे देखते हैं, लास्ट पे आप शहबाज शरीफ को देखते हैं। ये क्यों है? ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं SCO के, इनको तो चाहिए इन दोनों को इकट्ठा करें। वो दोनों बात कर रहे थे, हाँ जी बड़े अच्छे 8 है, हमारे नेबर्स ये हैं, वो है, फलाना है। और भाई जो सबसे इमीडिएट नेबर है
जिसका एक द लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, 70 years old, उसको तो आपने इधर उधर रखा हुआ है। आई विश कि इनको इकट्ठा करते, आई विश एक दो अल्फाज एक्सचेंज होते और फिर आगे बढ़ती। दोनों ने डिनाई किया कि हाँ जी हमारे कोई साइडलाइंस पे मीटिंग नहीं है, पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी। सो इस चीज को भी हमारे जो होते हैं ना ये पॉलिटिकल हॉक्स एंड पॉलिटिकल आप कह लो कि ये जो डिप्लोमैट्स होते हैं, इनको चाहिए कि आप ब्रिज करें, गैप ब्रिज करें। हमने किया है कि नहीं? शर्म अल शेख में हम गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, मनमोहन सिंह मिलना नहीं चाहते थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने उनके फॉरेन सेक्रेटरी से करा के मीटिंग करा दी। मीटिंग कितने की थी? 15 मिनट। कितनी दिन रही और कितनी देर रही? 45 मिनट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। कभी भी डिप्लोमेसी के दौर जो दरवाजे हैं बंद नहीं होते। तो आज मैं समझता हूँ कि जो भी रशिया एक हमें कोई अगर कोई आप कह लो कि सबसिस्ट करेगा और असिस्ट करेगा, दैट विल बी अ गुड स्टेप। लेकिन मीर साहब इन 5 माह में क्या बदला है? क्योंकि देखिए ना, उस वक्त भी अमेरिका पाकिस्तान का एलायत, मतलब पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे, उस वक्त भी पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में था, आज भी IMF प्रोग्राम में और अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है। तो IMF प्रोग्राम में रहते हुए और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखते हुए क्या रशिया से ये डील फिर पाकिस्तान फाइनल करने की पोजीशन में होगा? पाकिस्तान को अलाउ किया जाएगा कि ऐसा कर सके? हाँ, ये अब आपने बात की ना। क्वेश्चन इज कि क्या हम अमेरिका के नीचे इस तरह ही दबे जाएंगे? वो इमरान सही बात करता है ना, हम गुलाम नहीं है, हम एक सॉवरन नेशन है। आप गुलामी में रहोगे तो आपको जो सवाल है ये गुलामी की तरफ आपको लेके जाएगा। तो आपने गुलामी की तरफ नहीं जाना। जिस तरह मैं समझता हूँ अब इमरान ये सही पॉलिटिक्स कर रहा है। अब आया कि नहीं लाइन के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। आपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हर एक के साथ डील करना है, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग चाइना। आपने किसी के साथ नीचे नहीं जाना, आपने बिल्कुल बायलैटरल्स पे रखना है और म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये मैं समझता हूँ कि इट इज द लाइन व्हिच पाकिस्तान इज टू टेक। हमने सारे अंडे एक वो कहते हैं ना बास्केट, उसके अंदर नहीं डालने। हमने हर एक के साथ अच्छे रिलेशंस रखने और अमेरिका के साथ बिल्कुल ज्यादा रखने, क्योंकि हमेशा अमेरिका हमारा सबसे लॉन्गेस्ट। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मैं रशिया गया, सब ऑन बोर्ड थे, लेकिन उसके बाद फिर मुझे निकाल दिया गया, मुझे साइड में कर दिया गया। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब भी रशिया जाते हैं और इस तरह की कोई डील करते हैं तो फिर हालात उनके लिए भी उसी तरह के हो सकते हैं जिस तरह इमरान खान साहब के लिए हुए 4.5 माह पहले। कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। आप सीखो अपनी गलती के साथ। आई थिंक अगर शहबाज शरीफ की अच्छी एक डील बनती है और उसके जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो अच्छे बनते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। बट मेरे रिजर्वेशंस है उनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स के ऊपर। मेरे रिजर्वेशंस है, आई विश इसहाक डार वाज देयर इंस्टेड ऑफ मिफ्ता, बिकॉज इसहाक डार इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन जिसने गवर्नमेंट्स देखी हैं, जिसने गवर्नमेंट्स को क्राइसिस में निकाला है। तो ऐसे लोगों को हमें आगे लेके जाना चाहिए। इवन आप उनको ना मीटिंग में लेके जाते, साइडलाइन पे रख के उनसे एडवाइस लेते आप। आई एम श्योर वो लेते भी होंगे ऑन टेलीफोन, इस तरह भी होता होगा। बट हमें बड़ी वो कहते हैं ना, बड़ी डिप्लोमेटिकली, बड़ी इकोनॉमिकली और बड़ी उसमें जो सीरियसनेस हमने दिखानी है कि जो हमें मिले और जो हम मांगे वो किन कंडीशंस पे या कैसे हमें मिलेगा और कैसे हमने करेगा। आप अमेरिका की बात करते, वो तो आपको डिक्टेट करता है। आपको याद है F-16 का क्या किया था? हमने सारे पैसे उनको दे दिए और उन्होंने जहाज हमें नहीं दिए, इंस्टेड हमें सैंक्शंस लगा दी। फिर उसके बाद ये जब जनरल मुशर्रफ का वक्त है, उसके बाद उन्होंने आपको क्या किया? आपको कहा हम आपको जहाज देंगे लेकिन आपने इनकी पार्किंग फी देनी है। हमने पार्किंग फी दी, हमने कहा जहाज दो, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इसकी जगह सोयाबीन देंगे। वो तो इस तरह आपके साथ तो हमें बड़ा करना चाहिए। चलिए ठीक है, पीजे मीर साहब पॉइंट आपका आ गया। सिद्दीक, ये 22 तारीख से पहले इमरान साहब कोई फाइनल कॉल देने वाले हैं या 22 का इंतजार किया जाएगा? तमाम कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और पहले उस तारीख से निकल जाएं, अच्छी तरह से उस चैलेंज को निमट लें और उसके बाद फिर कोई फाइनल कॉल आएगी। देखें, कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है वो मुशावरत कर रहे हैं और बड़े फैसले इमरान खान साहब ने जो है वो किसी से शेयर नहीं करते और पार्टी के लिए भी बड़ा हैरान कुन होता है अचानक जब वो बड़ा ऐलान करते हैं। तो ये आप देखें कि वो किसी तारीख को ऐलान कर देते हैं कि फ़लाँ तारीख को आप सितंबर के अंदर अंदर इस्लामाबाद की तरफ आएँ, या सितंबर के एंड में वो अक्टूबर की वो तारीख दे देते हैं। ये ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा। अभी इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सही। और सिद्दीक, कुछ लीगल मीटिंग्स भी चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की। बाबर अवान साहब, फैसल चौधरी साहब, फिर खुद फवाद चौधरी साहब भी, चूँकि 22 को अब फ़र्द जुर्म आयद होनी है, उससे पहले अदालत कह चुकी है कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें तो वो हम कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो अब किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है इस वक्त PTI?
देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उनकी जो लीगल टीम है उसकी अक्सरियत यही रहा है कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तरमिला साहब के बड़े वाज़ेह रिमार्क्स आए जो लास्ट हेयरिंग थी राना शमीम तौहीन अदालत केस में, उसमें भी अदालत ने यही कहा कि जब को माफ़ी मांग लेता है तो अदालत बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करती है और फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए माफ़ कर देती है। अदालत का मकसद, इस कानून का मकसद जो है वो रियलाइजेशन है कि मुबैना तौर पर तौहीन अदालत करने वाले को रियलाइज़ हो कि उसने गलत किया। इसका मकसद जो है वो किसी को सज़ा देना या नुकसान पहुँचाना नहीं है। तो ये वाज़ेह है कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी कबूल हो जाएगी और मेरा ख्याल है उनको माफ़ी मांगनी भी चाहिए और यकीनन वो माफ़ी मांगेंगे। जैसे वो एक टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर उनको उस दिन मौका मिलता तो शायद वो माफ़ी मांग लेते। अच्छा, तो उस दिन तो चले मौका नहीं मिला, अब आगे फिर अब तो ये 14-15 दिन का वक्त उन्हें मिला है, तो अब किसी भी वक्त जमा करा सकते हैं ये माफ़ीनामा इमरान खान साहब? कुछ ऐसी खबरें PTI के ज़राए से आ रही हैं, फिर जब 22 को जाएंगे अदालत के रूबरू तो वहीं पर फिर वो माफ़ी मांगेंगे? देखिए, वो 21 को भी जवाब जमा करा सकते हैं, वो 22 को जाके भी वहाँ पर पेश होकर जवाब दे सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है। ये ज़ाहिर है अब क्योंकि तारीख करीब आ गई है तो किसी भी वक्त ज़ाहिर है ये चीज़ फाइनल हो जाएगी कि वो माफ़ी मांगते नहीं मांगते, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको माफ़ी वो मांग लेंगे और उनको मांगनी भी चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। PJ मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आटे की कीमतें किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। कराची में आटे की फ़ी किलो कीमत 125 रुपये तक पहुंच चुकी है। पंजाब में भी हर 2-4 दिनों में इसमें इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग इस सूरत हाल से खासे परेशान हैं और बलूचिस्तान में भी ये अजियत किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही। अब एक तरफ ये महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन जो कि मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। और इस वक्त हुकूमत के लिए, फलाही तंजीमों के लिए बड़ा चैलेंज है, समाजी तंजीमों के लिए, कि किस तरह से उनके रिलीफ के अमल को मुकम्मल करना है और इस महंगाई के चैलेंज से कैसे निपटना है। महंगाई की शरह 40% से नीचे नहीं आ पा रही है और जब भी इदारे शुमारियात की कोई नई रिपोर्ट आती है उसमें महंगाई हमेशा बढ़ती हुई ही दिखाई जाती है और इसका असर हर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है। इस सूरत हाल से ये हुकूमत कैसे निपटेगी, इस चैलेंज से कितना आसान होगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर मौशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सलमान साहब, ये जो गंदम की कीमत इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ पा रही, जो और भी दूसरी चीज़ें आप देखें, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है, ये महंगाई को क्यों नहीं रोक पा रही हुकूमत? रुपए की कीमत क्योंकि गिरती चली जा रही है तो उसका एक इम्पैक्ट है बहुत सी चीज़ों पे, पर्टिकुलरली फूड आइटम्स और एनर्जी की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्लड में बहुत से सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है, पर्टिकुलरली जो हमारे एग्रीकल्चर बेल्ट में फ्लड आया उसकी वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है, प्रोडक्शन का भी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। और इसके साथ साथ फिर आलमी मंडी में भी जो रुझान चल रहा है यूक्रेन की जंग का, उसका भी पूरी तरह से इम्पैक्ट आ रहा है कीमतों में। सो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसमें हुकूमत जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एबिलिटी वो भी आड़े आ रही है और उसकी वजह से होर्डिंग और इस किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन तो अपनी जगह पे है, लोगों को रेस्क्यू करने में भी और रिलीफ देने में भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। सो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल है और उसकी मैनेजमेंट की जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान से एवेपोरेट हो गया कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं इस वक्त बहुत हेवली डिस्काउंट हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स देख रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो पोलराइजेशन है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ी मुज़िर है और पाकिस्तान की जो रिफॉर्म्स करनी है वो ये हुकूमत नहीं कर सकती क्योंकि बहुत कमज़ोर हुकूमत है, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें,
और वो मुश्तरका जो अच्छा सलमान साहब, चूंकि चलिए आप कह रहे हैं कि ये कमज़ोर हुकूमत है, लेकिन क्या इस कमज़ोर हुकूमत की इंटेंशन है ये तमाम मामला सही करने के लिए? क्योंकि जो सैलाबी सूरत हाल है तो गुज़िश्ता 40 या 45 रोज़ की बात है, उससे पहले भी ये हुकूमत 3 माह गुजार चुकी थी। उन 3 माह में भी कोई इकनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आ रहा था। उस वक्त भी डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही थी और रुपया उस वक्त भी नीचे आ रहा था। तो नीयत, इंटेंशन आपको नज़र आ रही है इस हुकूमत की? संजीदगी है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में कि इस हुकूमत का जो बजट था वो बहुत नाकिस बजट था। उसमें हुकूमत ने एक तो कोई जो इकनॉमिकली एफिशिएंसी के लिए कुछ अखराजात को कम करना चाहिए था, वो नहीं किया उसको, बल्कि अखराजात को बढ़ा दिया गया। फिर हुकूमत ने बेशुमार टैक्सेस लगाए, हर चीज़ पे टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से अवाम के ऊपर भी बहुत बोझ पड़ा और पाकिस्तान की बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है और उससे भी बिज़नेस एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सो बजट से लेके उसके बाद की जितनी भी जो मसलन ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, जिसकी वजह से स्मगलिंग होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो आपका रुपए की कीमत जो बैंकिंग चैनल से बाहर से आती हैं चीज़ें, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं उनको एक रेट मिलता है, हवाला का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो डिफरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्मगलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं और कंसीलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज कर रही हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने बड़े बगैर सोचे समझे ये हुकूमत बनी थी, ये तो हमें नज़र आ गया था, क्योंकि जब से ये रजीम चेंज हुई है उस वक्त से पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम जो है वो 4-5 गुना ज़्यादा हो गया। आमतौर पे पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम 3-4% होता था अमेरिका की जो सलमान साहब, ये तमाम जमातें तो बहुत अरसे से मिलकर ये कोशिश कर रही थी कि ये रजीम चेंज हो और ये हुकूमत में आ जाएं, तो इनकी फिर कोई तैयारी नहीं थी, कोई डायरेक्शन इस वक्त इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस हुकूमत की है नहीं। मिफ्ता साहब आते हैं, कभी वो इम्पोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी कुछ आइटम्स पर ऐसे पाबंदी हटा देते हैं, और अब तो कपास, गंदम और आलू, प्याज, टमाटर तक हमें अब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस हुकूमत की तैयारी इस तरह से नहीं थी, क्योंकि ये सारे तैयार होते हैं ताकत पावर लेने के लिए, लेकिन इकॉनमी उनकी जो है नज़र में नहीं होती, इकॉनमी में के बारे में नहीं सोचा होता और इसी में रहते हैं एक किस्म की कि जब वो आएंगे तो सब कुछ वो ठीक कर लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, इकॉनमी में बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि आपकी क्रेडिबिलिटी हो। वो रिफॉर्म्स जो IMF के साथ भी हमने एग्री किए हुए हैं, दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो है वो उसको नज़र आ रहा है कि वो पूरी तरीके से वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। और अब ये जो आपने बात की कि हमारे रॉ मटेरियल्स में जो कॉटन की डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से भी इंपोर्ट्स हमारा बिल ऊपर जाएगा और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब पाकिस्तान के अगले चंद माह में ये सब कुछ होगा और उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ हम ठीक कर सकते हैं और वो है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। और अगर एक अनाउंसमेंट आ जाए इलेक्शंस की और एक साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ना शुरू कर दें, तो दुनिया को पता लग जाएगा कि अब एक नुमाइंदा हुकूमत आएगी जो मैंडेट लेके आएगी और उसके मुताबिक फिर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, तो उसका बड़ा एक सूदिंग इफेक्ट होगा हमारे जो इस वक्त हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में रेपुटेशन पे। सो आई थिंक हमें देखना चाहिए, हमारे पास अब 2-3 माह रह गए हैं इस काम को करने के लिए। अगर हमने इसमें डिले की तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक हमारा जो एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है दिसंबर में, उसको उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम
तो वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, असद उमर साहब को वजारत ख़जाना दी गई, उनसे अगर वो नहीं संभली तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लाया गया, फिर हमाद अजहर, फिर शौकत तरीन। तो अब अगर इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कोई बेहतर फैसला कर पा रहे या नहीं कोई डायरेक्शन इस मुल्क की मीशत को दे पा रहे, तो फिर क्या इसहाक डार साहब को बुलाया जा सकता है, या मुस्लिम लीग नून और ये इन तमाम जमातों के पास कोई और ऐसा इकोनॉमिस्ट है ही नहीं जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सके? देखिए, एक तो ये है कि असद उमर साहब ने कम से कम 8 से 10 अरब डॉलर मोबिलाइज कर लिए थे अपने पीरियड में। अच्छा। और उसमें आपको पता है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना वगैरह से हमें खासी सपोर्ट मिली थी, बड़ी तेज़ी से मिली थी। इस बार डिफरेंस ये है कि जो सपोर्ट मिफ्ता साहब अनाउंस करते हैं कि इन्होंने कर ली है, वो एक्चुअली हुई नहीं है, और इसलिए कि मतलब वो अमाउंट जो है वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सकी। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त पहली दफ़ा तो आपको डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स और डायरेक्टली आपके बैंक, स्टेट बैंक में डिपॉजिट्स रख दिए गए थे। अब वो काम नहीं है। अब कतर ने फॉर एग्जांपल कहा है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक लंबी मुद्दत का पीरियड है, और स्टॉक मार्केट वैसे ही हमारी आजकल इतनी डिप्रेस्ड है, तो उसके ऊपर जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो बड़े सस्ती चीज़ें उनको मिलेंगी। बहरहाल वो भी अभी तक नहीं आया। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कॉन्फिडेंस। सबसे बेहतर उनके लिए कॉन्फिडेंस ये होगा कि इस वक्त एक एग्रीमेंट होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में जो चेंजेस की ज़रूरत है इसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए उसका प्रोग्राम होना चाहिए। सही। और साथ साथ एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि बड़ी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। सलमान साहब, पॉलिटिकल फ्रंट पर तो ये सब होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या हो? जो डॉलर को कंट्रोल करने की क्या कोई खास ट्रिक है? एक तासुर है कि इसहाक डार साहब ने अपने दौर में बड़ा कंट्रोल किया हुआ था डॉलर को अच्छे तरीके से, तो मिफ्ता साहब भी उन्हीं की पार्टी के हैं, उनके बाद वही वजीर खजाना बने थे, इनसे क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा डॉलर? लेकिन ये समझने की बात है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब गए थे तो उस वक़्त जो बैरून मुल्क कर्जे थे वो बहुत कम कर दिए थे उस गवर्नमेंट में, जिसका मैं भी एक हिस्सा था। और हमारे जो बैरून मुल्क कर्जे थे वो 38 अरब डॉलर के थे सिर्फ 2007 में। उसके बाद जो 10 साल हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, उन्होंने वो कर्जे तकरीबन 90 अरब डॉलर तक पहुँचा दिए, और 90 अरब डॉलर के बैरून मुल्क कर्जे जो हैं उनके ऊपर जो सूद है और जो उसकी रिन्यूअल है वो ही बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसको भी फिर आपको बोरो करना पड़े। तो इसहाक डार साहब ने अगर मेंटेन की थी रुपए की कीमत स्टेबल रखी थी, वो इस वजह से थे कि वो बैरून मुल्क बोरो कर रहे थे और उससे हमारे कर्जे बढ़ रहे थे, और वो पैसा जब मार्केट में आता था तो रुपए की कीमत मसनूई तौर पे नीचे रहती थी। सही। आज वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त आपको इंटरनेशनली कोई लैंड करने को तैयार नहीं है। सो अब आप रुपए को मुस्तहकम नहीं कर सकते, आपको उसको फ्लोट में हो जाता है, और उसका एक ही तरीका है कि आप उसको ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस को करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें जी। और एक्सपोर्ट्स को ऊपर फोकस करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं इस गवर्नमेंट के लिए करने के लिए। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे मौजूद थे, और बड़े अहम सियासी इक़दाम भी उठाने होंगे अगर मईशत को मुस्तहकम करना है। बड़ी अहम उन्होंने तजावीज़ दी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौमी T20 टीम का ऐलान वर्ल्ड कप के लिए और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए भी कर लिया गया है, तो गुफ्तगू ये कर लेते हैं। ब्रेक फिर हम बाद में ले लेंगे, चूँकि बड़ी अहम ये डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें शान मसूद को टीम का हिस्सा अब बनाया गया है। कौमी T20 वर्ल्ड कप खेलने वो जाएंगे, चूँकि फ़खर जमान अनफिट हो चुके हैं, और उसके अलावा
अलावा जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है उसमें अबरार अहमद और आमिर जमाल जो इस वक्त नेशनल T20 खेल रहे हैं, उनको भी दोनों को मौके दिए गए हैं। तो अब ये दोनों नौजवान खिलाड़ी कैसे अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, ये सिलेक्शन कैसी है। सोशल मीडिया पर बड़ा इसमें बैलेंस राय चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टीम की सिलेक्शन बहुत ख़राब की गई है। कुछ साबिक खिलाड़ी भी इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ अली को एक बार फिर मौका दे दिया गया, जबकि एशिया कप में ये लोग टोटली नाकाम हो चुके थे। तो जब दुबई की पिचेस पर, शारजा की पिचेस पर ये लोग परफॉर्म नहीं कर सके, तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर ये कैसे परफॉर्म कर सकेंगे, इस पर गुफ्तगू करते हैं। सोहेब अलवी साहब सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो ओवरऑल जो सिलेक्शन दोनों टीमों के लिए हुई है, एक इंग्लैंड के खिलाफ और फिर एक जो T20 सीरीज़ आगे न्यूजीलैंड में खेलनी है, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है, इस पर एक तो आपकी राय कि सिलेक्शन सही है, तमाम खिलाड़ी सही सेलेक्ट किए गए, किसी के साथ किसी की हकतलफी या नाइंसाफ़ी तो नहीं हो गई? देखिए, नाइंसाफी हमेशा होती है जब भी सिलेक्शन होता है। प्रॉब्लम यह है कि कोई सिलेक्शन पॉलिसी क्लियर नहीं है। एक तरफ कहते हैं मेरिट, दूसरी तरफ जो है कि आपने दो यंगस्टर्स को लिया है, बहुत अच्छी बात है, आमिर को और अबरार को, लेकिन आप ये देखें कि एक ने 2022 में PSL नहीं खेला है, वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए नहीं सेलेक्ट हो सका। दूसरा जो है उसकी कोई 17 मैचेस हैं T20 के ओवर 3-4 इयर्स, कोई अपना लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास डेब्यू कर रहा है। अबरार मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन मिस्ट्री बॉलर में उसने कितनी विकेटें ली है, कितने मैचेस में, ये जब देखते हैं कि कोई 13, 14 या 18 विकेटें, तो इट्स नथिंग। आपके पास 4-4 साल से ऐसे खेल रहे हैं। दूसरा, आप उनको जब इंग्लैंड में लेके आ रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आपके पास शादाब खेलेगा, उसके बाद नेक्स्ट चॉइस लेग स्पिनर आपका उस्मान कादिर है। तो आप बेसिकली यू आर जस्ट कैरिंग समथिंग। या तो मैं सख्त बात करता हूँ, कल बात करता हूँ कि कहीं से अगर कोई सिफारिश आई है तो इन दोनों को लिया है, वरना इनसे बड़े बड़े प्लेयर खड़े। आप अमाद बट को देखें, अमाद बट इज परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स, हार्ड हिटर है, आप उसको एज अ मीडियम पेसर ऑलराउंडर ले सकते थे इंग्लैंड के लिए। लेकिन कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप साइड, देखिए वर्ल्ड कप साइड में साफ साफ मैं ये कहूँगा कि आपने इफ्तिखार और खुशदिल शाह को रख के जो जस्टिफाई करने की कोशिश की है मोहम्मद वसीम ने, वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। जिस तरीके से आप ये देखें, पहले जब वो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करती थी टीम्स, तो बाकायदा स्टैट्स दिखाती थी हर प्लेयर की, हर प्लेयर का जस्टिफिकेशन देती थी। अब ये इतने शर्मिंदा हैं क्योंकि इनको स्टैट्स बैक ही नहीं कर सकते हैं। तो अब ये सिलेक्शन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये स्टैट्स सामने नहीं रखते हैं, बिकॉज ये खुद एम्बैरेस हो जाएंगे। अब आप ये बताइए, जब वो फाइनल था, जिस दिन एशिया का फाइनल का, मैं आपकी 2 घंटे की ट्रांसमिशन में लाइव था, मैंने उस वक्त भी स्टैट्स बताए थे। इफ्तिखार की लास्ट 10 T20 इनिंग्स उठा के देखें, उसकी स्ट्राइक रेट 100 है या 116 है, 100 और 116 के बीच में। खुशदिल शाह की लास्ट 10 जो T20 इंटरनेशनल इनिंग्स है, उसमें उसकी स्ट्राइक रेट 104 है। अब बात ये है कि अगर आप इन प्लेयरों को ला रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि जी हमने 13 में से 9 मैचेस जीते हैं। अरे भाई, 9 में से 3 हॉलैंड के थे, 3 वेस्ट इंडीज के बी साइड के थे, उनके अपने टॉप प्लेयर्स नहीं आए थे, बांग्लादेश के थे। आप एक मैच इंडिया से जीत गए जो कि आपको लोअर मिडिल ऑर्डर ने जितवाया है, आपके बॉलिंग ऑलराउंडर ने जितवाया है नवाज। अफगानिस्तान के खिलाफ आपके बॉलिंग ऑलराउंडर शादाब ने जितवाया है और एंड में नसीम शाह ने 2 छक्के मार के जितवाया है। आपके मिडिल ऑर्डर ने तो फेल करवा दिया था और फाइनल में प्रूव हो गया। उससे पहले भी जो श्रीलंका का सुपर 4 मैच था, उसमें भी आपका ना इफ्तिखार चला, ना खुशदिल चला, ना आसिफ चला। तो बात ये है, चले आसिफ का फिर भी ये है कि इज एन इम्पैक्ट प्लेयर। उसकी नॉर्मली स्ट्राइक रेट, चाहे वो 8 बॉलें खेले, चाहे वो 10 बॉलें खेले, 150, 160 से खेलता है। लेकिन आप खुशदिल शाह और इफ्तिखार को ऐसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपसे कहा गया है कि इनको सेलेक्ट करना है। माफ कीजिएगा, ये जब से अथॉरिटी कप्तान की तरफ गई है, बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टैट्स को डिसरिगार्ड करें। सही। अच्छा, शोएब साहब, एजाज वसीम भी हमारे साथ, हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन शोएब साहब, ये जो आप खुशदिल शाह और इफ्तिखार के आपने स्टैट्स बताए, मोहम्मद वसीम ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। उन्होंने कहा ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो हमें कोई ना कोई माजी में मैचेस जिताते रहे। तो ये खुशदिल शाह ने इफ्तिखार में, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। इनसे किसी ने पूछा वहां पे कि आप लास्ट 10 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस दिखा दें। आपको पता है कि इफ्तिखार की थ्रू आउट, जब से उसने 2019 में 50 किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसका हाईएस्ट स्कोर 32 है।
उसके बाकी स्कोर 20 के नीचे हैं। तो बात ये है कि ये स्टैट्स जब सामने आती हैं, ये कल वर्ल्ड कप में आपको मैच जितवा सकते हैं। देखिए बात ये नहीं है, देयर ऑल केपेबल, लेकिन आप ये समझे ना कि जब इनका ट्रेंड चला आ रहा है 10 साल, या तो आप ये माने कि टीम मैनेजमेंट की ये गलती है कि 16 ओवर तक रिजवान, जिसको मैं बहुत आला प्लेयर मानता हूँ, अगर वो 16वें ओवर में जाता है और 18 की स्ट्राइक रेट छोड़ के जाता है तो फिर वाकई इफ्तिखार का भी कसूर नहीं है। खैर इफ्तिखार तो उससे पहले आके 100 की स्ट्राइक रेट पे 30 चला गया था। खुशदिल शाह का कसूर नहीं है, आसिफ का कसूर नहीं है। या तो अपने टॉप ऑर्डर को इतना तेज खिलवाएं कि फिर इन लोगों के ऊपर प्रेशर ना आए। लेकिन ये जो नेशनल T20 हो रहा है, इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, ये जो तैयब ताहिर, ये अब्दुल वाहिद बंगलजई और भी एक दो, ये जैन अब्बास, ये जो नौजवान प्लेयर्स ये परफॉर्म कर रहे हैं, फिर इनकी अभी मोहम्मद हुरैरा ने बड़ी अच्छी एक इनिंग खेली, शोएब मलिक के भतीजे हैं गालिबन, तो ये इन नौजवानों की परफॉर्मेंस पर क्यों नजर नहीं जा रही मोहम्मद वसीम की, जब आपको इन्हीं विकेटों पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के? मोहम्मद वसीम की नजर जाती होगी, उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसने दबे अल्फाजों में कह दिया अच्छा कि भाई बाबर आजम से मैं डिस्कस करता हूँ। रमीज राजा चेयरमैन ऑफिशियली कह चुका है कि 11 प्लेयर बाबर सेलेक्ट करेगा। जब 11 करेगा तो वो बाकी 4 के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करेगा। जब चीफ सिलेक्टर और कोच ये देखेगा कि भाई खिलवाना इसने है, फाइनल अथॉरिटी इसकी है, तो फिर वो भी इसके सामने सर झुका देते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, ही इज अ वंडरफुल बैट्समैन, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उसको क्रेडिट दें। उसने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के लिए T20 में भी, लेकिन पिछले 1 साल में एज अ कैप्टन वो जिन प्लेयरों को खिलवा रहा है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। चलें ठीक है सोहेब साहब, मैं आपके वापस भी आता हूँ। ये एजाज, एक तो फ़खर जमान को फौरी तौर पर PCB ने उनका रीहैब के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला किया, बड़ी अच्छी बात है। ये उनको वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल कर लिया। एक अनफिट खिलाड़ी को आप रिजर्व के तौर पर भी क्यों कैरी करेंगे, क्या इसकी वजूहत हैं? एजाज आपको आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ फ़खर जमान तो अभी अनफिट हैं, अभी वो मुकम्मल फिट तो नहीं हुए, ट्रैवलिंग रिजर्व में वो शामिल हैं वर्ल्ड कप के लिए। एक अनफिट खिलाड़ी को PCB अपने स्क्वाड में क्यों कैरी करेगा? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम है, वो बड़े कंफ्यूज सी सिलेक्शन करते चले आ रहे हैं। उनके पास ये बहाना है कि पाकिस्तान ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद 13 में से 9 मैचेस जीते हैं, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान नसीम शाह के 2 छक्कों वाला जो अफगानिस्तान से मैच जीता है, वो भी मैच तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान हार चुका था। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 2 मैचेस खेला, 2 मैचेस में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर नहीं चल सके, फ़खर स्कोर नहीं कर सके हैं। फ़खर इंजरी को कैरी नहीं कर रहे थे, फ़खर इंजर्ड हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात, अपने टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग की, बाद में पाकिस्तान ने टारगेट चेज किया। तो हम, मेरे जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जो टीम के साथ साथ ट्रैवल कर रहा था, उसको भी ये नहीं पता कि फ़खर किस वक्त इंजर्ड हुआ। फ़खर ने क्योंकि अपने बारी भी आके ली, उसके बाद कहते हैं कि जी वो फील्डिंग में इंजर्ड हुआ। फील्डिंग में जो लड़के इंजर्ड हुए थे वो तो आसिफ अली और शादाब खान इंजर्ड हुए थे, और इस बात की समझ नहीं आई है कि फ़खर जमान इंजरी का शिकार हो गए हैं और उनको गुज़श्ता रात पहली दस्तयाब फ्लाइट से लंदन भी भिजवा दिया गया है। तो ऐसे में ये समझ नहीं आ रही कि ये इंजरी कब हुई है, घुटने की उनको कब तकलीफ हुई है, कब श्रीलंका के खिलाफ फील्डिंग के अंदर वो अगर इंजर्ड थे। टीम के जो हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक, उन्होंने फाइनल के बाद जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 लड़के, आसिफ के हाथ पे टांके हैं, शादाब के कान से थोड़ा सा ब्लड निकला, जो वो आपस में कैच पकड़ते हुए टकरा गए थे। उन्होंने फ़खर का कोई जिक्र नहीं किया। अब ये गुमान किया जा सकता है कि माइट भी कि शान परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, उसको इन करने के लिए फ़खर की कोई माइनर सी इंजरी थी तो उसको बड़ी इंजरी बना के उसको पेश कर दिया गया, ये भी एक चांस हो सकता है। लेकिन अब फ़खर जमान क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के रिजर्व प्लेयर के अंदर शामिल हैं, वो प्लेइंग 11 जो 15 रुकनी है उसके अंदर नहीं होंगे, वो रिजर्व में होंगे। लेकिन ICC की टेक्निकल कमेटी को ये लोग कह के किसी वक्त भी प्लेयर चेंज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज सी सिलेक्शन किया, और इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई है कि जी टीम की परफॉर्मेंस भी डाउनफॉल का शिकार है, स्कोर भी नहीं हो पा रहा। सिर्फ आप इन मैचेस को ना देखिए, आप नीदरलैंड की नई टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान ने अपना एक बैटिंग कोलैप्स की वजह से, वो तो वसीम जूनियर और नसीम शाह ने विकेट लेके पाकिस्तान को जितवा दिया था। सो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो रमीज राजा और इमरान खान ने आके बनाया था कि जनाब हम जो है ना 6 टीमें कर रहे हैं, उसके बेंच के ऊपर आपके पास ऐसे क्रिकेटर ही नहीं बैठे हुए। आप अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, जैन की बात कर रहे हैं, हुरैरा की बात करें,
गो के इनके अंदर टैलेंट जरूर होगा, लेकिन जिस क्वालिटी क्रिकेट आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्रोड्यूस करनी है वो शायद हम वो बेंच स्ट्रेंथ अपनी मजबूत ही नहीं कर सके हैं। इसलिए इसी 15 प्लेयर या 18 प्लेयर के चलिए बेंच स्ट्रेंथ का सवाल शोएब साहब की तरफ में लेके आता हूं। शोएब साहब, ये PSL जो हम कराते हैं वो फिर सिर्फ एक कमर्शियल इवेंट है, उससे फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा अगर ये अब्दुल्ला शफीक, जैन अब्बास, तैयब ताहिर जो नेशनल T20 में खेल रहे हैं, एक तो ये उसमें शामिल नहीं होते, तो फिर इस PSL को कराने का हमें क्या फायदे मिल रहे हैं? सिर्फ हम पैसा कमा रहे हैं उससे बस? पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट का यही हाल है। देखिए, आप ये बताएं कि PSL में जो परफॉर्मर्स रहे हैं, आपने हमेशा ये कहा है कि ये तो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है तो हम इंटरनेशनल में इनको कब टेस्ट करें। अगर आप इंटरनेशनल में टेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर डोमेस्टिक में क्या फायदा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कमर्शियल पर्पस से PSL की लीग तो चल रही है, लेकिन इसमें से निकले प्लेयर, शादाब 2016 में PSL की फाइन थी, ऐसे ही और भी प्लेयर थे, लेकिन बात सारी है नियत की। देखिए, अगर नियत नहीं है, अगर आपके ऊपर प्रेशर है, अगर एक या दो आदमी पूरा क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं और सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर ये जी ठीक है। चलें, शोएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाकरी भी हमारे साथ मौजूद थे, शोएब अलवी हमारे साथ मौजूद थे, और टीम की जो सिलेक्शन है वो सारे सवालात मौजूद हैं, चूँकि वो खिलाड़ी जो मुकम्मल तौर पर एशिया कप में नाकाम हो गए थे अब वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा है। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्हें पाकिस्तान में मौका दिया गया है कि वो उसमें कुछ परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप के लिए अपनी सिलेक्शन को वो जस्टिफाई कर सकें। तो अब देखना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और फिर न्यूजीलैंड में एक 3 मुल्क की सीरीज़ है, और उसके बाद फिर बड़े इवेंट के लिए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ की पिचेस शारजा और दुबई से अक्सर मुख्तलिफ होंगी। तो अब देखना है, आने वाला वक्त बताएगा कि खिलाड़ी कितना अपने आप को दुरुस्त साबित कर पाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।